हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आज हम लोग अपने बिजनेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन एंड दोस्तों उसकी फीचर्स को डिस्कस किया था। साथ में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इस बात को समझिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि भैया मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। और लास्ट में हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों चलिए टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों लेवल का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, आपने अपने क्लास 12th के अंदर पढ़ाई की होगी। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। आपको कैसे, ये ऑपरेशनल क्या होता है, इसका नाम तो लोअर होना चाहिए था ना, इसका नाम क्या होना चाहिए था, इसका नाम लोअर होना चाहिए था। तो इसका नाम लोअर ही होता है, ठीक है ना। बट इसका 2-3 नाम है, इसका लोअर लेवल नाम है ऑपरेशनल एंड सुपरविजरी। इसका एक नाम और लिख लो, सुपरविजरी, ठीक है ना। इसको 3 नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ओके, एक हो गया लोअर, एक हो गया सुपरविजरी। आपके एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि भैया इसके और नाम क्या होते हैं, अगर एमसीक्यू एग्जाम होगा तब। अगर लिखने का होगा तो भैया लिख देना कुछ भी। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल, जिसको लोअर और सुपरविजरी भी बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपने को पढ़ना क्या है, अपने को पढ़ना है कि टॉप मैनेजमेंट क्या काम करता है एंड कौन कौन से लोग टॉप मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो भैया टॉप मैनेजमेंट का काम क्या क्या होता है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है ये डिसाइड करना। भैया बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है ये डिसाइड करना। फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसी, बिजनेस के प्लान्स बनाना कि फ्यूचर में क्या करना है, पॉलिसी बनाना, ठीक है। ये सब काम कौन करेगा बिजनेस का, भैया टॉप लेवल करेगा ना, जहां कंपनी के मेन जो टाइटल लोग आते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट में क्या काम होना चाहिए, तो ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, उनके एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है कि ये काम पहले होगा, ये काम बाद में होगा, ठीक है। कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा है तो उसको कंट्रोल भी टॉप मैनेजमेंट ही करता है, टॉप लेवल करता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस के सक्सेस और बिजनेस के फेयर के कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, बिजनेस का सक्सेस एंड फेयर। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, पैसा, सामान, योग, चीजें, सब कुछ इकट्ठा कौन करता है, भैया पैसा कहाँ से आता है, टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल भैया पैसा अरेंज करता है, रिसोर्सेज को अरेंज करता है, चीजों को अरेंज करता है, ठीक है ना। ओके, एसेट्स हो गई, कुछ भी हो गया। सेलेक्टिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, बिजनेस में जो मैनेजर्स होते हैं, जो काम करते हैं, उनको नौकरी पे रखना है। एग्जीक्यूटिव्स को कौन रखता है नौकरी पे, टॉप लेवल के लोग रखते हैं, ठीक है ना। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, जो पैसा कमाया गया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो डिविडेंड बांटना। क्या बांटना, डिविडेंड कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, भैया टॉप लेवल के लोग डिसाइड करते हैं, तब शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लास्ट में ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप का मतलब होता है बिजनेस के अंदर जो पब्लिक कंपनी होती है, यहाँ बताया गया है कि वो भैया पैसा किसी और का होता है, चला कोई और होता है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जितने भी टॉप लेवल पे लोग होते हैं ना, वो कंपनी के डायरेक्टर हो गए, वो उनको एक ट्रस्ट के नाम पे कंपनी दी गई है, क्योंकि पैसा किसका लगा है, शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है। तो ट्रस्टीशिप, ये लोग क्या करें, दूसरे के पैसे पे कंपनी को चलाएं, तो ईमानदारी से चलाया है कि नहीं, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपके टॉप लेवल के काम हो गए, क्या क्या काम वो लोग करते हैं। अब आप आसानी से बता सकते हो कि क्या क्या काम करते हैं। भैया कौन कौन योग आता है टॉप लेवल के अंदर, ठीक है ना, कौन कौन लोग आता है टॉप लेवल के अंदर। ये आपके अगर एमसीक्यू एग्जाम होगा तो आपसे ये पूछ देगा, ठीक है। सबसे पहले ये सोचने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपका चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। ये देखो लगता है ना कि टॉप में नहीं आता होगा, बट ये कहाँ आता है, टॉप लेवल में आता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ये समझ आ गया आपका। अब दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ ऑपरेटिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये सब के सब कहाँ आते हैं। मैं आपको इतना फोकस इसलिए करवाया हूँ कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू एग्जाम होगा तो भैया ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग दोनों ही हिसाब से पढ़े हैं, चाहे एमसीक्यू एग्जाम हो चाहे सेमेस्टर में लिखना पड़े आपको, तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, साथ में आपको लिखने भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन लोग आते हैं। यहाँ पे एक डाउट करता है ये जनरल मैनेजर, भैया जनरल मैनेजर कहाँ पे आता है, टॉप लेवल में आता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों आता है यहाँ पे मिडिल लेवल, क्या आता है, मिडिल लेवल, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिस प्रिंट, इसको आप लोग ठीक कर लो, यहाँ पे हो जाएगा आपका लोअर, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों मिडिल लेवल का काम क्या होता है, भैया
एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। ये क्या करता है, एक लिंक होता है, एक मतलब ताले का काम करता है। लोअर लेवल को देखो, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में क्या करता है, मिडिल लेवल एक कनेक्टिंग लिंक है। जो भी काम ऊपर वाले बोलते हैं वो नीचे तक पहुंचाना मिडिल लेवल का काम होता है, इसीलिए इसको लिंक बोला गया है, ठीक है ना। कनेक्टिंग लिंक कह लो। कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय को कंट्रोल करता है और उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है ना। ओके। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, ठीक है ना। अगर एम्प्लॉय भैया डीमोटिवेट है उसको मोटिवेट करना जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, ये भी काम मिडिल लेवल का होता है। असिस्ट टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, भैया टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करना, क्योंकि भैया कंपनी कभी भी अकेले डिसीजन नहीं लेती, अपनी मैनेजमेंट की हेल्प से लेती है। और मिडिल लेवल को रखा ही इसलिए गया है कि कंपनी को चलाने में वो हेल्प करे, तो डिसीजन लेने में टॉप मैनेजमेंट की हेल्प करना, ठीक है। और दोस्तों इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी मेड बाय टॉप लेवल, अगर कोई पॉलिसी, कोई नियम टॉप लेवल ने बनाया है, ठीक है ना, तो उसको इंटरप्रिटेट करना, नीचे तक पहुंचाना। मान लो नियम बनाया गया कि लोग यूनिफॉर्म में आएंगे, तो बनाया किसने, टॉप लेवल ने। इसको नीचे तक पहुंचाएगा कौन, लोअर लेवल तक पहुंचाएगा कौन, मिडिल लेवल पहुंचाएगा, ठीक है ना। ओके। रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग द डिजायर्ड एम्प्लॉय, कंपनी में लोगों को नौकरी पे रखना है, तो टॉप लेवल बार बार आके नौकरी पे नहीं रखता है लोगों को, उसने रख दिया मिडिल लेवल पे लोगों को। अब मिडिल लेवल वाले जो और लोगों की जरूरत है उनको नौकरी पे रखेंगे। फाइनल डिसीजन टॉप लेवल का होगा, बात की बात है। बट अगर कंपनी में एम्प्लॉयज की जरूरत है तो भैया टॉप लेवल कुछ नहीं करता, टॉप लेवल बोलता है मिडिल लेवल को, भैया आपको जितना लोगों की जरूरत है आप इंटरव्यू करवाओ, एग्जाम करवाओ, नौकरी बुलाओ, रखो, फाइनल डिसीजन हम ये लेंगे किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ठीक है। ये हो गया। असाइन, क्योंकि भैया सब काम अगर टॉप लेवल करेगा तो इनको रखा क्यों गया है, ठीक है। असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब कुछ मिडिल लेवल डिसाइड करता है। ये इनके काम हो गए भाई साहब। अब ध्यान रखना, जनरल मैनेजर कहाँ आता है, टॉप लेवल में आता है। जनरल मैनेजर को छोड़ के जितने भी मैनेजर आते हैं सबके सब आते हैं मिडिल लेवल के अंदर। तो भाई साहब देख लो, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, इसको फैक्ट्री बोलिए ना, ठीक है ना। उसके बाद पर्सोनल, पर्सोनल मतलब एम्प्लॉय मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, डिविजनल हेड, ये मिडिल लेवल में आता है। प्लांट सुपरिटेंडेंट, प्लांट मतलब होता है फैक्ट्री, प्लांट मतलब पौधा नहीं होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, भैया बहुत लोगों को देख के लगेगा कि ये टॉप लेवल पे आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये कहाँ आता है, मिडिल लेवल पे आता है। ध्यान रखना इस बात का, अगर एमसीक्यू एग्जाम होगा तो, ठीक है। फिर आपका ब्रांच वर्क मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, तो आपको बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि लगता है कि ये टॉप पे आएगा बट आता है मिडिल में, और जनरल मैनेजर लगता है मिडिल में बट होता है टॉप में। समझ में आपको आ गया। और प्लांट सुपरिटेंडेंट, फैक्ट्री का सुपरिटेंडेंट, ये मिडिल लेवल में आता है, ठीक है। अपना मिडिल लेवल भी हो गया। अब दोस्तों आते हैं अपना, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अपने थर्ड लेवल को, जिसका नाम आपका है लोअर लेवल, जिसको ऑपरेशनल भी बोलते हैं और सुपरवाइजरी भी बोलते हैं, ये आपको पता होगा। अब दोस्तों ये थर्ड लेवल में इनका काम क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों लुकिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर, कि भैया वर्कर की सेफ्टी है कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया वर्कर किस लेवल में आता है, तो वर्कर किसी भी लेवल में नहीं आता है, वर्कर मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होता है। यहाँ पे हमें मैनेजमेंट का पार्ट पढ़े ना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वर्कर जो है लोअर लेवल के नीचे आता है, वर्कर किसी भी मैनेजमेंट के हिस्से में नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों लुकिंग फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर एंड गुड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, कि भैया जो भी वर्कर काम कर रहा है उसका वर्किंग कंडीशन ठीक है कि नहीं। मतलब मान लो कोई काम कर रहा है तो भैया कैप पहना हुआ है कि नहीं, मानो कि कोई कंस्ट्रक्शन की साइट है वहां पे टोपी पहना हुआ है कि नहीं, भैया जो ऑरेंज कलर की आती है कैप, सेफ्टी मेजर पहना हुआ है कि नहीं, ठीक है, ये सब चीजें। प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू वर्कर, भैया उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि काम कैसे करना है, भैया इनका काम होता है। ये कौन है, थर्ड लेवल, ठीक ना, जिसको लोअर लेवल बोलते हैं, ठीक है। ये सुपरवाइजर की तरह काम करते हैं, ओके। हेल्प्स मिडिल लेवल मैनेजर इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ वर्कर, भैया जब वर्करों को नौकरी पे रखना होता है, अब भैया ये जो लेवल होता है ना, इनको पता है वर्कर कहाँ अवेलेबल होंगे, तो ये हेल्प करते हैं मिडिल लेवल को वर्करों को नौकरी पे रखने के लिए, ठीक है ना। ओके यहाँ पे लिखा हुआ वर्कर, एम्प्लॉय नहीं वर्कर, ठीक है। कम्युनिकेशन विथ वर्कर एंड वेलकमिंग देयर सजेशन, वर्करों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनके सजेशंस को वेलकम करना, जो भी वो सजेशन दे, भैया पानी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसको वेलकम करना, ठीक है। फिर इंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ वर्क आउटपुट, काम का आउटपुट सही से हो या कि नहीं, काम की क्वालिटी सही है कि नहीं, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इस थर्ड लेवल की होती है, ठीक है। आप समझ गए। अब भैया कौन कौन लोग आते हैं, सबसे पहले आता है सुपरवाइजर, फिर आता है सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, इंस्पेक्टर, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। अब इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये या तो मिडिल पे आता होगा या तो टॉप पे आता होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहाँ आता है, ये आता है
लोअर लेवल में आता है, ठीक है ना। फिर क्लर्क हो गया, सेल्समैन हो गया, देखो ये एग्जाम में पूछा भी गया एक बार, ठीक है ना। एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है, अगर आपका एमसीक्यू होगा तो अच्छी बात है, लिखना होगा तो लिख तो दोगे ही, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम भी है भैया, क्या नाम है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, मतलब लोअर लेवल का एक और नाम क्या है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा लेवल्स खत्म हो गया, ठीक है ना। आज के अपने टॉपिक 3 टॉपिक थे, एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट। भैया नेचर क्या होता है दोस्तों, जब भी नेचर की बात आती है ना तो बहुत सारे बुक्स के अंदर गलत लिखा हुआ है, अगर आप अपनी सेमेस्टर की बुक को उठाओगे तो उसमें जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है, अगर एग्जाम में ये क्या होगा तो आपका मार्क्स भी कटेगा। तो क्या होता है नेचर, नेचर का मतलब होता है भैया मैनेजमेंट के बेसिकली 3 नेचर होते हैं, कि मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है, साइंस कहा गया है, कि प्रोफेशन कहा गया है, इन तीनों को अपने को पढ़ना होगा, ठीक है। पहला अपना है मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्या मैनेजमेंट साइंस है, तो भैया अगर लिखने के आएगा तो कंटेंट तो आपको हमने भरा पड़ा वो भी लिख दोगे, अगर आपको बताना होगा तो मैं बताता हूँ आपको पढ़ने के बाद में पूरा, ठीक है ना। अभी बता देंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो भैया मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले साइंस क्या होता है वो समझेंगे, फिर साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर से कंपेयर करेंगे, अगर साइंस का फीचर मैनेजमेंट के फीचर में आ रहा होगा तो इसका मतलब मैनेजमेंट को साइंस बोलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे भाई साहब, ठीक है। क्या करना है, साइंस क्या होता है पढ़ना है, मैनेजमेंट क्या होता है पढ़ना है, दोनों के फीचर को मैच कराना है, मैच कर गया तो भैया है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। चलो मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है ना। देखो तो साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक, साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब साइंस के अंदर कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं होता है, सब कुछ सिस्टमैटिक है और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जो कि बेस्ड है किस चीज के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, जो कि ऑब्जर्व हमने फाइंड किया है, फैक्ट है, इवेंट है, एक्सपेरिमेंट किया है हमने, कोई भी तुक्केबाजी वाला कोई काम नहीं होता है, साइंस पूरी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है ना। Science is always science is a systematized body of knowledge which is based on observation. Science बना कैसे, observation से बना हुआ है, कैसे बना है, ऑब्जर्वेशन से बना हुआ है, एंड वेरिफिकेशन, जिसको वेरीफाई किया गया है, चेक किया गया है, ठीक है ना। ओके अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइंस के फीचर को क्या करेंगे, साइंस के फीचर को मैनेजमेंट के फीचर से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फीचर है कौन सा फीचर नहीं है। पहला फीचर है अपना सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। तो पहला इन साइंस ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल, साइंस के अंदर किताबें स्टडी मटेरियल अवेलेबल होती है, ठीक है ना। विच इज यूज टू एक्वायर द नॉलेज, जिसको हम यूज करते हैं साइंस की नॉलेज को गेन करने के लिए, साइंस की किताबें आती है ना, ठीक है। वैसे ही लाइक साइंस मैनेजमेंट की भी क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ क्या किताबें आती हैं भाई साहब, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट भी कोई तुक्केबाजी वाला गेम नहीं है, तो मतलब कि मैनेजमेंट की किताबें भी आती है जिसको पढ़ के हम नॉलेज गेन करते हैं। आप देख लो ये बिजनेस मैनेजमेंट ही तो है, ठीक है, एंड इसी को पढ़ के आप नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है। तो पहला जो फीचर है वो क्या है, प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। सारी फीचर को पढ़ेंगे, सब मौजूद होगा तभी ना बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस के जो नियम होते हैं, प्रिंसिपल सिद्धांत, वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तब साइंस का कोई नियम बनता है भाई साहब, ठीक है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड कैसे बनते हैं, ऑब्जर्वेशन से बनते हैं, एंड जिसको टेस्ट किया गया है, रिपीटेड बाय बाय एक्सपेरिमेंट करके चेक किया गया, हाँ भैया काम करता है, हाँ करता है। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। एक दिक्कत की बात है, साइंस के प्रिंसिपल नॉन मटेरियल थिंग्स पे होते हैं, मैनेजमेंट के नियम इंसानों के ऊपर होता है, इंसान के दिमाग का भरोसा तो है नहीं भाई साहब, अभी है तो कभी पलट जाएगा, तो ये वाला नियम पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो कभी भी चेंज हो सकता है। मानो आपने 100 लोगों को बैठाया, एक्सपेरिमेंट किया, 100 के ऊपर एक ही नियम काम नहीं करेगा भाई साहब, समझ में आ गया, सोचो समझो बात को। तो मैनेजमेंट के नियम भी ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, बट सिंस मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बीइंग को, एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड, इंसान के बिहेवियर को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सो दिस फीचर इज पार्शियली प्रेजेंट, आधा प्रेजेंट है भैया, आधा क्या करेंगे, आधा प्रेजेंट है मतलब नहीं प्रेजेंट मान के चलेंगे। सो मैनेजमेंट कैन, इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब साइंस जो है वो यूनिवर्सल अप्लीकेबल है हर जगह, सब लोग मानता है इसको, सब पूरी दुनिया मानती है साइंस है, विज्ञान है, तो भैया साइंस के जो प्रिंसिपल है, नियम है, वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके एंड इसकी वैलिडिटी भी लोग इसको मानते भी हैं, बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो एग्जैक्ट साइंस की तरह नहीं है, सब लोग नहीं मानता,
ठीक है ना, ये यूनिवर्सल नहीं है, अभी नहीं है। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, इसको हमको मॉडिफाई करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इसीलिए ये वाला फीचर भी प्रेजेंट नहीं है। तो भैया यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ साइंस विथ मैनेजमेंट, हमने पाया कि वन फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बाकी के दो नहीं है, एक आधा था। तो सो मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्योर या फिर एग्जैक्ट साइंस, नहीं बोल सकते इसको, हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इन एग्जैक्ट साइंस, क्या बोलेंगे, इन एग्जैक्ट साइंस बोलेंगे, और सोशल साइंस बोलेंगे। ये देख लो, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या मैनेजमेंट साइंस है? हमने जब फीचर को कंपेयर किया तो पता चला भाई साहब तीन में दो फीचर मौजूद ही नहीं है, इसलिए इसको इन एग्जैक्ट या फिर सोशल साइंस बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया आपको। अब भैया मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे आर्ट से, एक खत्म हो गया, कितना आसान था, तीन फीचर हैं बस कंपेयर करना था। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट, अब आर्ट क्या होता है, यहाँ पे जो आर्ट की बात की जाएगी वो दो चीज से कनेक्टेड है, एक संगीत और दूसरा ड्राइंग, जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। आपका ड्राइंग और जो म्यूजिक है दोनों आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है ना, जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है वो म्यूजिक पे भी कमांड रखता है, ऐसा बोला गया है हमारे वेदों पुराणों में, उससे मतलब नहीं है। बट यहाँ पे आर्ट का मतलब होता है गाना गाने वाला भैया जो म्यूजिक है, और जो आपका आर्टिस्ट जो ड्राइंग बनाता है, दोनों से मतलब है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, आर्टिस्ट जो होता है ना वो बहुत अलग होता है। आर्टिस्ट को बोलोगे फूल बनाने को तो वो 10 बाय 10 तरीके से 10 तरीके का फूल बना देगा, लेकिन अगर आपको एक चीज हटवा दी जाए तो बार बार वो काम नहीं कर पाओगे ना, बार बार एक ही तरह बनाओगे। तो आर्टिस्ट क्या होता है, एकदम यूनिक होता है, इनोवेशन होता है उसके अंदर, वो चीज़ों को अपने हिसाब से करता है। वैसे ही जो मैनेजर होता है ना, वो चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो भी आर्टिस्ट की तरह काम करता है, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है ना। तो अभी हम वही चीज़ अपनाएंगे, पहले फीचर पढ़ेंगे फिर वो कंपेयर करेंगे। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ, आर्ट क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है ना, विच रिक्वायर, जिसमें हमको इसके ही चाहिए होती है भैया, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, जिससे हमारे अंदर क्या आ जाए, परफेक्शन आ जाए। बात समझ में आ गया, आर्टिस्ट ऐसे नहीं बनोगे, क्या क्या चाहिए, इसके ही चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, परफेक्शन चाहिए। अब हम लोग पढ़ने जाए फीचर, पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। भैया आर्ट पढ़ने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए आपको केवल लाइन खींच नहीं आना चाहिए, ड्राइंग की किताबें भी आती हैं, समझ में आ गया, उसको पढ़ना पड़ता है भाई साहब, ठीक है। तो इन एवरी आर्ट, हर कला के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जो कि जिसको पढ़ के हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं, ठीक है ना। ओके, आपने पढ़ा होगा आर्ट की किताबें, ठीक है ना, स्कूल में आपके नहीं पढ़ा गया, इसका मतलब नहीं कि नहीं होती है, होती है भाई साहब, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी बुक्स आती हैं यागास के ऊपर और म्यूजिक के ऊपर, सारेगामा पाधा निसा, सासा नीनी पाधा था, सुने होगे ना, ये सब बुक्स आती हैं भाई साहब। मैंने क्या बोला, आर्ट और म्यूजिक दोनों को कंपेयर करके चलेंगे, यहाँ पे म्यूजिक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका। अब दोस्तों इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ, मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, विच हेल्प्स इन दी एक्वायरिंग मैनेजरियल स्टडी। ये तो हमको पता ही है ना, ये फीचर तो साइंस में भी था, तो यहाँ पे तो होगा ही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पहला फीचर आर्ट का प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि भैया किताबें आती हैं, आर्ट की भी आती हैं, मैनेजमेंट की भी आती हैं, सिंपल सी बात है, पहला फीचर प्रेजेंट है। दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इसका मतलब ये होता है एक आर्टिस्ट अपने ड्राइंग को अपने तरह से बनाता है, जितने भी गाना गाने वाले हैं एक ही गाना सबसे गवाओ, सब अपने तरीके से गाएंगे, बात समझ में आ गया। तो जो एक आर्टिस्ट होता है वो उसका अपना पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है, वो अपने हिसाब से काम करता है। वैसे ही मैनेजर, हर मैनेजर एक ही तरह काम नहीं कर सकते, उनका अपना यूनिक फीचर होता है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है ना। जो पढ़ते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, केवल आपको किताब पढ़ो तो आप एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे भाई साहब, क्या चाहिए, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मान लो आपको मैंने फूल बनाना सिखा दिया, गुलाब का फूल, आप जिंदगी भर वही फूल बनाते जाओगे, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो एक आर्टिस्ट के अंदर क्रिएटिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको वो अप्लाई करता है अपने नॉलेज के साथ में, और अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाता है, अच्छा अच्छा गाना गाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और म्यूजिशियन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने जो आपको बताया ना वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इन मैनेजमेंट ऑल्सो मैनेजर क्या करता है, सेम चीज सीखता है, सारे हम मानो भैया सिखाए सबको, हम सबको एक ही चीज सिखाएंगे, लेकिन वो उन सब के अंदर टैलेंट होगा कि वो उस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वो किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, वो उनकी मर्जी है भैया। हमने सबको बना दिया मैनेजर, सबको किताबें पढ़ा दी, अब कैसे कुछ सिचुएशन को कौन डील करता है ये उनकी खासियत होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, यही हो गया,
यही आपका हो गया कि भैया मैंने आपको नियम सिखा दिया, मैथ्स का थ्योरी सिखा दिया, उसको इस्तेमाल कैसे करते हो ये आपका मर्जी है, ठीक है। बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन हाउ वेल दे यूज, सबको सिखा दिया कौन कैसे नियम इस्तेमाल करेगा, उनकी मर्जी होती है। दिस प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट सिचुएशन बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल, भैया आपका पर्सनल स्किल, आपकी क्रिएटिविटी, आपने उस नियम का इस्तेमाल कैसे किया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये वाला फीचर भी क्या है, प्रेजेंट है। जैसे एक आर्टिस्ट को आर्ट सिखा दो तो वो अच्छा आर्टिस्ट कैसे बनेगा, खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के क्रिएटिविटी से। एक मैनेजर को मैनेजमेंट सिखा दो, एक अच्छा मैनेजर कैसे बनेगा, खुद के एक्सपीरियंस के, खुद के नॉलेज से, खुद के काम करने के तरीके से, ठीक है। तो ये फीचर भी प्रेजेंट है। तीसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आर्टिस्ट बनोगे, जितना मैनेजमेंट करोगे उतने अच्छे मैनेजर बनोगे, बात खत्म, सिंपल सी बात है भाई साहब, ठीक है। द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए उसको, जिससे कि वो अपने काम में क्या हो जाए, फाइन एंड परफेक्ट हो जाए। वैसे ही विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन, वो काम को नहीं कर पाएगा। एक आर्टिस्ट को बोलो 2 महीना गाना ना गाए, दिक्कत हो जाएगी गाना गाने में उसको, ठीक है। आर्ट रिक्वायर क्रिएटिव प्रैक्टिस चाहिए उसके अंदर। आर्टिस्ट मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी टू थियोरेटिकल नॉलेज ही हैज लर्नड। सेम वे एक्सपीरियंस मैनेजर, जो एक्सपीरियंस मैनेजर होता है ना, वो उसके अंदर खासियत ज्यादा होती है। कैसे होती है, क्योंकि उसने सीखा है चीजों को। एक नया मैनेजर और एक एक्सपीरियंस मैनेजर में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। ओके, तो भैया इसको उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। ये भी फीचर क्या है आपका प्रेजेंट होता है कि प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना अच्छा पुराना मैनेजर होगा उसके अंदर एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, वो अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी को और प्रैक्टिस से वो अच्छा बनता जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कंक्लूजन ये नहीं कहता है भाई साहब कि तीनों का तीनों फीचर प्रेजेंट है और हम लोग मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, तीनों का तीनों फीचर प्रेजेंट है, मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट वी फाइंड ऑल द 3 फीचर ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन दी मैनेजमेंट, सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया, आर्ट भी हो गया। अब आते हैं भैया, अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे बाय चांस पूछ दिया क्या मैनेजमेंट आर्ट और साइंस बोथ है, अगर पूछ दिया दोनों साथ में पूछता तो यस इट इज आर्ट एंड साइंस बोथ, अगर साथ में पूछ देगा तो यस बताना, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। एमसीक्यू में अगर आ गया तो भाई साहब लिख देना, ठीक है ना। ओके, ये एमसीक्यू के मैंने डाल दिया, एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या मैनेजमेंट साइंस और आर्ट बोथ है, तो हाँ भैया बोथ है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हो खुद से। अब भैया मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन में क्या आता है भैया, वकील, डॉक्टर, सीए, सीएस, ये सब लोग प्रोफेशन में होते हैं, एक पेशे में होते हैं जैसे, ठीक है ना। ओके, तो अब हम लोग को देखना है क्या मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर। मैनेजमेंट को इंडिया के अंदर अभी प्रोफेशन नहीं बोलते हैं प्रॉपर, बहुत जल्दी ये क्या बन जाएगा, एक प्रोफेशन बन जाएगा। ये बहुत जल्दी 10 सालों से है, अभी तक बना नहीं, कब बनेगा ये आप भी जानो, हमको भी नहीं पता, लेकिन हाँ किताबों में 10 साल से यही छप के आया है कि मैनेजमेंट एक पेशा, प्रोफेशन बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पढ़ने जाए हम लोग, प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन आप पढ़ते हैं इसको पढ़िए, प्रोफेशन क्या होता है, एक ऑक्यूपेशन होता है, डिफाइंड एंड बैकअप बाय द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज इसके अंदर होती है, ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। समझो बात को पहले क्या बोल रहा है, एक प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन इज डिफाइंड एज अ ऑक्यूपेशन, ये एक ऑक्यूपेशन मतलब पेशा होता है, बेस्ड बैकअप बाय द स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो भी अपने प्रोफेशन में होता है उसके पास में स्पेशल नॉलेज होती है। डॉक्टर, डॉक्टर के पास में क्यों वो डॉक्टर, क्योंकि स्पेशल नॉलेज उसके पास में, वकील उसके पास में स्पेशल नॉलेज है भाई साहब, ठीक है ना। एंड उसने ट्रेनिंग की हुई है, जिसमें बाकी लोगों का एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं जा सकते। अगर हमको डॉक्टर बनना, हम डॉक्टर नहीं बन सकते अब, क्योंकि हमने कॉमर्स किया है भाई साहब, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। डॉक्टर बनने के मुझे बायो लेना पड़ता, नीट का एग्जाम देना पड़ता, जो कि मैंने किया नहीं, ठीक है। अब हम लोग वही चीज करते हैं, कंपेयर करते हैं, वेरी डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैंने भैया प्रोफेशन की किताबें भी आती हैं, मैनेजमेंट की किताबें भी आती है, तो ये फीचर तो प्रेजेंट है भैया। इन एवरी प्रोफेशन देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, हर प्रोफेशन के अंदर एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, मैनेजमेंट के अंदर भी होता है, ठीक है ना। ओके, विच हेल्प्स द प्रोफेशनल टू गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिससे आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो, ठीक है ना। देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ बुक्स अवेलेबल, बुक्स भी क्या होती है, मैनेजमेंट की अवेलेबल है, जिसको पढ़ के आप मैनेजमेंट की नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो पहला फीचर क्या है, प्रेजेंट है, पहला फीचर प्रेजेंट है, ठीक है ना। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, आपसे एग्जाम में बहुत पूछता है भैया कि बाकी लोगों के ये प्रोफेशन में आना मना है जिन्होंने वो सब्जेक्ट चूज नहीं किया, ठीक है। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन पास करेगा वही प्रोफेशन में आ सकता है। वकील बनना है, एलएलबी का एग्जाम दो, डॉक्टर बनना है, मेडिकल का एग्जाम दो, सीए बनना है, सीए का एग्जाम दो, बाकी लोगों की क्या है, आना वहां मना है। बट मैनेजमेंट में
ऐसा कुछ नहीं है अभी कि आपको कोई एग्जाम देना पड़ेगा तभी आप मैनेजर बन पाओगे। बात समझ में आया? समझो इस बात को पहले, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि एग्जाम्पल एक पर्सन को डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस डिग्री लेनी पड़ती है, ठीक है ना, एमबीबीएस डिग्री लेनी पड़ती है, ओके। वेयरएज देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, बट मैनेजर के कोई अभी ऐसा नहीं बोला गया कि एमबीए का क्या हो तभी मैनेजर बनाएंगे। 10th फेल हो तभी बन जाओगे भाई साहब, ठीक है ना। एनी वन कैन बिकम अ मैनेजर इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया में जो एमबीए किया होता है उसको लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। ऐसा कंपल्सरी नहीं बट तब भी प्रीफर करते हैं। हकीकत क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बट नाउ आज के टाइम पे बहुत से कंपनी मैनेजर चाहती है कि एमबीए किया हुआ हो वही होना चाहिए। सो प्रेजेंटली ये मैनेजमेंट का फीचर प्रेजेंट नहीं है, बट बहुत जल्दी ऐसा होगा कि मैनेजर बनने के लिए, मैनेजमेंट में आने के लिए आपको कोई ना कोई डिग्री लेनी पड़ेगी। जैसे कि एमबीए की डिग्री कंपल्सरी हो सकती है, अभी नहीं है बट बाद में हो जाएगी फ्यूचर में, फ्यूचर में, ठीक है ना। अब भैया प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसका क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा कि जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनके खुद के अपने एसोसिएशन होते हैं, संगठन। एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल। जैसे आपने जॉय एलएलबी मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, जहाँ पे वो कोई केस रहता है तो उसका जो एसोसिएशन होता है उसके लाइसेंस को कैंसिल करने की बात करता है। तो भैया ये जो एसोसिएशन होता है ना अपने लोगों की, मानो डॉक्टर का एसोसिएशन हो गया, वकीलों का हो गया, पुलिस का हो गया, सबका अपना होता है एसोसिएशन। ये इनके काम करने के तरीकों को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। मानो कोई डॉक्टर गलती कर दिया, सरकार तो बाद में सजा देगी पर ये इनका एसोसिएशन इनका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। समझ आ गया? व्हाइट कपड़ा पहन के ऑपरेशन करना है, कौन बोया? इनका एसोसिएशन बोया है। बात समझ आ गई? तो एसोसिएशन नियम कायदे कानून बनाता है, लाइसेंस देता है। अगर आप किसी एसोसिएशन के मेंबर होगे तो कोई दिक्कत होगी तो आपको ये हेल्प भी करता है, ठीक है ना, ओके। इससे फायदा क्या होता है? मान लो कल को कोई फर्जी डॉक्टर है और वो उस एसोसिएशन का मेंबर नहीं है तो वो पकड़ा जाएगा। इसी तरह तो फर्जी डॉक्टर पकड़ाते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो भैया जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनका खुद का अपना एक एसोसिएशन होता है, लेकिन मैनेजर का भी ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपुल। बट बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। जो पढ़ते हैं इन एवरी प्रोफेशन और द प्रोफेशनल मस्ट हैव रजिस्टर्ड, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है लीगल एसोसिएशन के साथ में बिफोर प्रैक्टिस करने से पहले। एग्जाम्पल डॉक्टर के लिए क्या है? उनको करवाना पड़ता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन, लॉयर्स के लिए बाय काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। बट मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी। तो ये फीचर भी अभी नहीं प्रेजेंट है, बट बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा कि आपको मैनेजर बनने के लिए किसी ना किसी एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अभी नहीं है, फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है। नीचे लिखा गया है भाई साहब। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, इसमें 5 पॉइंट दिया हुआ है। एथिकल कोड, एथिकल का मतलब होता है कि क्या मुझे ऑपरेशन करने से पहले 4 घंटा सोना है, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना है। ये एथिकल कोड से क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मेरा एसोसिएशन ने हमको बता दिया है। बट मैनेजमेंट के अंदर ना ही कोई एसोसिएशन है ना ही कोई एथिकल कोड से कि हमको सूट पहन के ही आना है, हम पजामा कुर्ता में आएंगे। भाई साहब बहुत सारे रेस्टोरेंट के मैनेजर पजामा कुर्ता में काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो एथिकल कोड्स का मतलब होता है काम को कैसे करना है, नियम कायदे कानून। भैया प्रोफेशन में होता है, सीए सीएस में होता है, वकील में होता है, डॉक्टर में होता है, बट मैनेजर की अभी ऐसा कोई भी एथिकल कोड, नियम कायदा कानून नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो भैया इन एवरी प्रोफेशन ऑल द प्रोफेशनल आर रिस्ट्रिक्टेड टू फॉलो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब नियम कायदा कानून फॉलो करना पड़ता है। कोई डॉक्टर काला कपड़ा पहन के ऑपरेशन नहीं कर सकता। हाँ, क्यों? रीजन है, नियम बनाया गया है। अंगूठी पहन के ऑपरेशन नहीं कर सकता, नियम है, ये फॉलो करना पड़ता है। बट मैनेजर के लिए ऐसा कोई नियम, मैनेजर चाहे तो हेयर कट कटाएगा, ऐसा भी यो बन गया है, ठीक है। विच डायरेक्ट दी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑर्गेनाइजेशन उनको बोलते हैं। वेयर इन मैनेजमेंट ऐसा कोई भी कंपल्सरी यू नियम कायदा कानून नहीं है, बट फ्यूचर में ये भी हो जाएगा भाई साहब, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब आता है सर्विस मोटिव। भैया जितने भी प्रोफेशन है उनका काम क्या है? सब सब्जी बेचे क्या वो लोग अपनी सर्विस दे, डॉक्टर अपनी सर्विस दे आए, वकील अपनी सर्विस दे आए, बट मैनेजर क्या कहा? मैनेजर भी अपनी सर्विस दे रहा है। पढ़ो, इन प्रोफेशन द मेन एम ऑफ एवरी प्रोफेशनल इज टू सर्व द सोसाइटी, वो समाज की भलाई के काम करे। वेयर इन मैनेजमेंट द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन काम क्या है? बिजनेस के गोल को अचीव करना। सो प्रेजेंटली दिस फीचर प्रेजेंट नहीं है, बट बहुत जल्दी ये भी अवेलेबल हो जाएगा। तो भाई साहब जब हमने कंपेयर किया तो एक फीचर प्रेजेंट है, 4 ठो प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन नहीं है, बट बहुत जल्दी प्रोफेशन बन जाएगा इन फ्यूचर। यही लिखना भी है, यही लिखा भी हुआ है, देख के लिख देना बस।
हो गया अपना पूरा का पूरा नेचर खत्म, एज अ साइंस, एज अ आर्ट, एज अ प्रोफेशन। अगर डायरेक्ट एमसीक्यू पूछता है क्या आर्ट है, तो ना भैया आर्ट नहीं है, इन एग्जैक्ट और सोशल साइंस है। क्या भैया प्रोफेशन है, अभी नहीं फ्यूचर में हो जाएगा। क्या भैया आपका आर्ट है, ये प्योर आर्ट है। आर्ट एंड साइंस बोथ, यस बोथ है, बात खत्म। सिंपल एमसीक्यू पूछे तो भी और लिखना हो तो भी, कंटेंट तो भरा पड़ा आपके सामने, लिख भी दोगे आप लोग, ठीक है। अब भैया अपना आज का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, अपना है फंक्शंस और या फिर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग को एक टॉपिक इसके अंदर नहीं है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लिमिटेशंस, ठीक है ना। तो उसको मैं ऐड कर दूंगा बाद में, परेशान मत होना। क्या है, फंक्शंस या फिर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उसको हम लोग इसके 3 पार्ट बनेंगे, इसके क्या बनेंगे, 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है ना। थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपको कंक्लूजन में पूरा चीज रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है ना। मैंने एक नया इनिशिएटिव आप लोगों के लिए कि भैया जो भी लास्ट वीडियो होगा हम लोग के चैप्टर का, उस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 मिनट के अंदर जो भी चैप्टर में पढ़ा हम लोग ने उसको मैं सम अप करके रिवाइज भी करवाऊंगा, जिससे आपको भी फायदा होगा बहुत कम टाइम के अंदर, 5 मिनट में पूरा चैप्टर, ठीक है। अब दोस्तों फंक्शंस ऑफ या फिर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, आपके सिलेबस में लिखा होगा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ढूंढोगे पन्ना पलट पलट के नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया फंक्शन को ही प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं भाई साहब, ये पता ही नहीं लोगों को। अभी आप परेशान होगे जब अपना पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आपसे प्रोसेस पूछे चाहे फंक्शन पूछे, तो डायग्राम ऐसा बना देना, चाहे तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग ऐसा बना देना, ठीक है। बस ऐसे गोल बना देना, ऐसा गोला करके बना देना, यहाँ ही देना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग और कंट्रोलिंग देना, ऐसे डंडी खींच देना, ठीक है ना। अब दोस्तों मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं या फिर प्रोसेस, पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। वैसे तो प्लानिंग का मतलब होता है दोस्तों कि भैया प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन होता है। क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला फंक्शन ये होता है। प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, जितना भी पढ़ना है ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना इज नोन एज प्लानिंग। तो प्लानिंग पहला प्राइमरी फंक्शन होता है, इसमें हम लोग डिसीजन एडवांस में लेते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड whom it should be done, कौन करेगा, सब कुछ एडवांस में डिसाइड करते हैं, दैट इज नोन एज प्लानिंग। तो भैया प्लानिंग के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं एडवांस में कि हमको ऑब्जेक्टिव को अपने कैसे टाइम पे अचीव करना है, इसको बोलते हैं प्लानिंग। चलो भैया प्लानिंग हो गई, तो अब क्या करोगे, चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइजिंग अपना सेकंड फंक्शन होता है। प्लानिंग हो गया, अब भैया प्लानिंग के बाद में जो हमको सामान चाहिए, जो रिसोर्स चाहिए, उसको इकट्ठा करना जिससे अपने प्लान को पूरा कर सके, तो ऑर्गेनाइजिंग अपना सेकंड फंक्शन होता है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जितने मेरे काम है, बिजनेस में जितने भी काम होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर जो पार्ट काम सेम सेम नेचर के होते हैं उसको मिला के एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। समझो बात को, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर प्लानिंग करने के बाद में ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, बिजनेस में जितने भी फंक्शंस होते हैं सबको आइडेंटिफाई करते हैं, सारे काम को पहचानते हैं, फिर जो काम सेम सेम नेचर का होता है उसको मिला के एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। एग्जाम्पल हमने आइडेंटिफाई किया कैश का 10 काम है, हमने बना दिया कैश का 10 काम पर आइडेंटिफाई किया, फिर कैश डिपार्टमेंट बना दिया। परचेज का 5 काम आइडेंटिफाई किया, परचेज डिपार्टमेंट बना दिया। इसी को तो बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, समझ आया, चीजों को आइडेंटिफाई करना, फिर मिला के एक डिपार्टमेंट बना देना, फिर किसका क्या काम है उसको काम दे देना, वो काम करेगा अपना बैठ के, ठीक है। एंड दोस्तों ये क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग सिमिलर जॉब्स एंड अरेंज करना रिसोर्सेज को, जो भी हमको सामान चाहिए, एंड क्रोनोलॉजिकल मैनर में, कोई काम आगे पीछे नहीं हो सकता, सब काम सीक्वेंस में होगा जिससे अपने बिजनेस के गोल को हम लोग अचीव कर सके। अब आता है स्टाफिंग, लोगों को लगता है स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को नौकरी पे रखना, बट नौकरी पे रखना, एग्जाम करवाना, इंटरव्यू लेना, उनका प्रमोशन, सब कुछ सोचना, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सब कुछ स्टाफिंग के अंदर आता है। केवल नौकरी पे रखना इज नॉट स्टाफिंग, ठीक है ना। स्टाफिंग अपने आप में एक कंप्लीट फंक्शन नहीं है, स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो भैया आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट फंक्शन होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है फिलिंग द वैकेंट पोस्ट, जो खाली जगह है उसको भरना बिजनेस के अंदर, बाई रिक्रूटमेंट, लोगों को नौकरी के लिए अप्लाई करवाना, उनका सिलेक्शन करना, उनका ट्रेनिंग करवाना, उनका डेवलपमेंट करवाना, उनका अपॉइंटमेंट करवाना कैंडिडेट का, बिकॉज द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉय। अगर अच्छे एम्प्लॉय नहीं होंगे तो काम भी अच्छा नहीं होगा, बिजनेस इफेक्टिव तरीके से नहीं चलेगा। तो एफिशिएंट एम्प्लॉय बहुत जरूरी है, क्या है, बहुत जरूरी है। अब दोस्तों आते हैं डायरेक्टिंग के ऊपर, ये अपना क्या है, चौथा फंक्शन है। डायरेक्टिंग मतलब होता है दोस्तों लोगों को दिशा निर्देश देना कि आपको क्या क्या काम करने हैं। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं, सुन लो,
मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, ये 4 ठो एलिमेंट्स होते हैं, हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैंने बता दिया यहाँ पे। तो डायरेक्टिंग मतलब होता है जैसे ही तीनों फंक्शन खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना मैनेजमेंट, द नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारा एज टू डायरेक्टिंग, दिशा निर्देश देना लोगों को। अब देखो लोगों को दिशा निर्देश देना, ठीक है ना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना, उनको सुपरवाइज करना, यही काम होता है डायरेक्टिंग का। काम करवाना इज नोन एज डायरेक्टिंग, ठीक है। तो इन डायरेक्टिंग मैनेजर मोटिवेट करता है लोगों को, कम्युनिकेट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है, ठीक है ना, जिससे कि वो अपने काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से कर सके, ठीक है भाई साहब। अब लास्ट में अपना आता है कंट्रोलिंग। भैया काम हम दे दिए, काम करे वो लोग, क्या काम को सही से करे, काम को अगर सही से नहीं किया है तो उनके काम को हम देखेंगे, ये है स्टैंडर्ड, ये है एक्चुअल काम, कंपेयर करेंगे। अगर काम स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा होगा तो हम जो भी दिक्कत आएगी उसको समझेंगे, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग। किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि भैया 1 घंटे में 5 ठो पेन बनानी है, और एक बंदा 1 घंटे में 2 पेन बनाया है, 3 पेन नहीं बना पाया है, तो वो स्टैंडर्ड से कम काम कर रहा है। तो पता करेंगे क्या दिक्कत आई है, उसको समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, फिर उसके प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे, इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। तो भैया आफ्टर कंप्लीटिंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, द लास्ट फंक्शन, कहने को तो लास्ट है बट ये लास्ट होता नहीं है भाई साहब, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कहने को तो कह दो बट होता नहीं है। कहने को दूसरे के बच्चे कहते हैं हाँ तुम हमारे बच्चे की तरह हो, बट होते तो नहीं हो भाई साहब ना, जब पैसा ना होता नहीं दोगे पैसा, ठीक है। तो विच द मैनेजर हैव टू प्रैक्टिस इन कंट्रोलिंग, ठीक है ना। इट रिफर टू, हम लोग क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, मैंने बताया ना एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं प्लान्ड परफॉर्मेंस से, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर हमारी अकॉर्डिंग टू प्लान्ड परफॉर्मेंस नहीं होती है तो मैनेजर पता करता है कि उसका रीजन, कि क्यों भैया, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उसको पता करता है, उसके हिसाब से चीजों को ठीक करता है, जिससे प्लान को हम लोग अपने निर्धारित समय पर अचीव कर सके। प्लानिंग और कंट्रोलिंग गो साइड बाई साइड, पूछ देकर लिख देना, प्लानिंग कंट्रोलिंग साथ में होते हैं। प्लानिंग जैसे ही होती है कंट्रोलिंग भी स्टार्ट हो जाती है, ये लास्ट में नहीं होता है, प्लानिंग जैसे स्टार्ट हुई कंट्रोलिंग भी स्टार्ट हो गई, दोनों साथ में चलते हैं, समझ आ गया ना, साथ में मतलब प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गो साइड बाय साइड। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। भैया अपना बचा क्या हुआ है, एक टॉपिक बचा हुआ है, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, उसको मैं पढ़ा के इसी में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग उसको भी देखे ना, छोड़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है बट आपके बुक में कभी कभी सिलेबस में नहीं लिखा होता बट पढ़ के जाना पड़ता है, और लिमिटेशन को छोड़ नहीं सकते, ये अखंड सत्य है, ये पढ़े हो तो वो भी पढ़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ पढ़ चुके हो। तो अपना फर्स्ट चैप्टर होता है खत्म, ठीक है, लेकिन एक टॉपिक बचा वो भी कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तक आपने कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया, इंतजार कर रहे हो तो करो मत, अभी ऑफर चल रहा है बहुत तगड़ा, तो भैया आपको बहुत कम प्राइस के अंदर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, बाद में दाम भी बढ़ जाएगा। अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर सुने होगे ना, मार्केटिंग का तरीका, इंट्रोडक्टरी ऑफर है तो कम दाम में आपको कोर्स मिल जाएगा विथ PDF नोट्स। प्रिंटेड चाहिए तो आओगे बनारस के अंदर ऑफिस में, आपको मिल जाएगा। घर पे चाहिए स्पीड पोस्ट कर देंगे, यही आपको पूरा का पूरा नोट्स, इससे अच्छा नोट्स आपको नहीं मिलेगा। किताब चाहो तो खरीद लो, पढ़ के देख लो, इससे अच्छा नोट्स नहीं मिलेगा। साया MCQ और साथ में आपका सब कुछ कवर करवाया जाएगा। अभी हम लोग अगर आपका एग्जाम MCQ पैटर्न पे होगा तो उसके भी हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है। और लिखना होगा तो वो भी हम लोग आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और लिखने के तो मैंने कंटेंट आपको तगड़ा दे ही दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, कोर्सेज ज्वाइन करने की कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, हम लोग से सीधे नंबर पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू। मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।